प्रणाम साथियों, मैं योगाचार्य कुलदीप रावत, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं आपका। और अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, क्या सावधानियां होनी चाहिए। जैसे किसी योग को करने से, आसन प्राणायाम किसी को करने से जितना रेशियो में लाभ प्राप्त होता है, उतने ही अनुपात में हानि भी हो सकती है। इसलिए योग को हमेशा किसी योग गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अपने शरीर की अवस्था के अनुसार करना चाहिए। तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंत तक आपको देखने को मिलेंगी कि हमें किसको ये करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी विधि, लाभ हमें इससे क्या होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बहुत बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। तो आज का टॉपिक है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं या सिद्धासन में, किसी भी आसन में आप बैठ जाएं और श्वासों को धीरे धीरे, श्वासों को हमें दोनों नासिकाओं से भरना है और फिर उसको खाली करना है। लेकिन ध्यान रहे, श्वास केवल डायाफ्राम तक ही भरना है, क्योंकि जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसमें हम श्वास को डायाफ्राम तक भरते हैं, फिर वापस इसको खाली करते हैं। तो जब हम श्वास भरते हैं तो इसमें हमारा पेट नहीं फूलना चाहिए, केवल पसलियों तक का छाती का हिस्सा ही हमारा फूलना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम की मैं अगर बात करूं तो डायाफ्रेगमेटिक डीप ब्रीदिंग का नाम ही भस्त्रिका प्राणायाम है, इसलिए डायाफ्राम तक का इसका रोल होता है। तो कैसे हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसकी पहले मैं विधियों से पहले मैं सावधानी पर ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि मैंने भी कहा ना कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। हम लाभ की बात तो बहुत करते हैं लेकिन हानि के विषय में नहीं सोचते। तो इसके बारे में सावधानी मैं बाद में ही बताऊँगा आपको। पहले आप ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसका सामान्यतः जो समय है, लगभग 2.5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है और 2.5 सेकंड में धीरे धीरे खाली करना है। ऐसा हमें लगभग 5 मिनट तक करना चाहिए और इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे पहले दिन आपने 1 मिनट किया, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक का अभ्यास, फिर धीरे धीरे जब लगातार आप 1 सप्ताह तक अभ्यास करेंगे तो आप एक ही बार में लगातार बिना रुके 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम कर पाएंगे। इसकी गति भी अलग अलग है, 3 प्रकार से ही भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है, वो भी मैं भी बताने वाला हूँ कैसे कैसे किया जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम बिना रुके जब आप करेंगे तो 1 मिनट में लगभग 12 बार भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को और रोगग्रस्त व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इससे जिनके अंदर सांस फूलने की समस्या है, बहुत जल्दी जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो हमारे सांस फूलने लग जाता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो सांस फूलने लग जाता है। तो जिनको सांस फूलने की समस्या है, जिनको फेफड़े संबंधी अन्य कोई रोग है, उन सब समस्याओं का समाधान भस्त्रिका। जिनको अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ानी है, शरीर में ऊर्जा का उदारोहण करना है, अपने आप को एनर्जिक करना है, अपना स्टेमिना बढ़ाना है, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है, आप अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है भस्त्रिका प्राणायाम करें। बहुत ही उपयोगी आसन है भस्त्रिका प्राणायाम। तो अब आप इसमें भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन में आप बैठ गए हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम की मैं बात करूं तो इसको कैसे करना चाहिए, फिर मैं इसके बारे में, इसके लाभ की बात करूंगा। भस्त्रिका प्राणायाम में पहले धीरे धीरे 2.5 सेकंड तक श्वास को भरेंगे। जो बीमार व्यक्ति हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको भस्त्रिका ऐसे ही करनी चाहिए। अगर वो तीव्रता के साथ करेंगे तो कमज़ोरी के कारण उनको चक्कर आ सकते हैं। तो भस्त्रिका बिल्कुल धीरे धीरे करें, किसी भी तरह का कोई बॉडी पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ही सहजतापूर्वक करना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कमज़ोर और बीमार व्यक्तियों की।
तो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं या जिनको अभ्यास नहीं है, उनको ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। तो ये थी पहली विधि। दूसरी विधि क्या है, जो थोड़े से स्वस्थ हैं, यानी कहते हैं कि हम यंग हैं, स्वस्थ हैं, तो उनको कैसे करना है, थोड़ा गति के साथ बढ़ाएंगे। ऐसे उनको मध्य गति के साथ करना है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, जब हम सामान्यतः जब हम श्वास लेते हैं तो हम लगभग 500 से 700 ml ऑक्सीजन हमारे लंग्स गेन कर रहे होते हैं, और जब हम चलते हैं तो हमारी सांसों की गति और फेफड़ों की जो ऊर्जा को लेने की जो क्षमता है वो लगभग 1000 से 1500 की हो जाती है। जब हम दौड़ना शुरू करते हैं तो सबकी दौड़ एक जैसी नहीं होती, कोई धीरे दौड़ता है, कोई मध्य दौड़ता है, कोई बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है। तो जो धीरे दौड़ता है वो लगभग 1500 से 2000 ml तक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, लेकिन जो मध्य में दौड़ता है वो लगभग 2000 से लेकर के लगभग 3000 तक ml ऑक्सीजन उसके लंग्स गेन कर रहे होते हैं। लेकिन जो तीव्र गति के साथ कर रहा होता है वो लगभग 3000 से लेकर 5000 ml तक ऑक्सीजन उसके लंग्स उस समय गेन कर रहे होते हैं। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने वाली बात बता रहा हूँ। तो जब फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जब हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाएगी, जब हमारे शरीर में शक्ति हो जाएगी और ऊर्जा का अवधारण हो जाएगा, तो फिर हमें कोई बीमारी छू तक नहीं सकती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ जाती है। तो जो तीसरी विधि उसके बारे में मैं बात करूँ, जो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जिक है, वो गति के साथ। इसको शुरुआत में ज़्यादा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट के बीच में करें, और फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते जब आपका अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, फिर आप लगातार बिना रुके भी 5 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम, क्षमा कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकेंगे। तो कैसे करेंगे इसको तीव्र गति के साथ? तो ध्यान रही, इसमें हमारी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। फिर उसके बाद में लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। एक साथ नहीं रुकना है। तो जब तक आपकी श्वास सामान्य ना हो जाए तब तक आप ऐसे ही लंबे गहरे सांस भरते रहें। और जैसे ही आपके श्वास सामान्य हो जाते हैं तो फिर आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर देंगे, फिर अन्य प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बात करूं तो इसके लाभ बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नज़ला और साइनस, कफ संबंधी जो भी रोग हैं वो सारे के सारे दूर होते हैं। थायराइड या गले संबंधी कोई बीमारी है या टॉन्सिल की समस्या है तो वो समस्या हमारी दूर होती है। बहुत ही ये हमारे शरीर में बलवर्धक शक्ति देने वाला प्राणायाम है। और असाध्य रोगों की अगर मैं बात करूं, जैसे कैंसर, लंग्स, फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, MS, SLE, ऐसे असाध्य रोगों में तो हमें इसको लगभग 10 मिनट तक इसको करने का अभ्यास होना चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। इससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। तो सावधानी की बात और कर लेते हैं। मैंने कहा था ना अंत में सावधानी बताऊंगा। लाभों की चर्चा तो मैंने कर ली, विधि की चर्चा मैंने कर ली, लेकिन अब सावधानी ये बेहद ज़रूरी है, सावधानी के साथ करें, अन्यथा आपको लाभ के स्थान पर बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। और एक बीच में मैं सावधानी की और बात बताऊं, जब हम बहुत गति के साथ करते हैं तो कई बार क्या है, कमजोरी के कारण या अभ्यास सही तरह से ना होने के कारण हमें चक्कर की समस्या हो सकती है। तो आपको कभी भी किसी प्रकार से चक्कर आए तो हमारी कनपट्टी पर गड्ढे वाली जगह, आँख और कान के बीच में गड्ढे वाली जगह होती है, कनपट्टी इसको बोलते हैं। यहाँ पर हथेलियों के अपने सख्त भागों पर स्थापित करेंगे, थोड़ा दबाव देंगे, दबाव दे करके इस तरह ऊपर नीचे मसाज करेंगे, ऐसे थोड़ा रब करेंगे प्रेशर के साथ। आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में आपके चक्कर की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। चाहे आपको कभी भी किसी प्रकार से चक्कर आते हो तो धीरे धीरे से थोड़ा सा हल्का सा दबाव देकर के ऐसे ऐसे मसाज करें। आप चक्कर नहीं भी आए तो भी मैं कहता हूँ कि आप इसको
इसका अभ्यास करें। इससे आपका एकाग्रता बढ़ती है आपकी, और मस्तिष्क रोग भी इससे हमारे दूर होते हैं, चक्कर की समस्या भी इससे हमारी दूर होती है, और मेमोरी इससे हमारी शार्प होती है, क्योंकि हमारे जो एक्यूप्रेशर होता है हमारा यहाँ पे, तो उन एक्यूट पॉइंटों पर हम एक्यूप्रेशर कर पाते हैं, बहुत लाभ मिलता है। अभी मैं भस्त्रिका प्राणायाम में जो मैं सावधानी की बात कर रहा था, तो जिनको हृदय रोग है, या जिनका बीपी हाई रहता है, या जिनको हर्निया की समस्या है, या ग्रीष्म ऋतु है, तो उन लोगों को, ऐसे रोगियों को बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। बहुत धीरे धीरे, जो पहला वाला स्टेप था वो वाला करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ग्रीष्म ऋतु में भी इसको सहजता के साथ धीरे धीरे करना चाहिए। सर्दियों में इसको आप तीव्र गति के साथ भी कर सकते हैं। आप जब लगातार भस्त्रिका प्राणायाम केवल अगर आपने फोर्सफुली 5 मिनट कर लिया अभ्यास बना करके, तो सर्दियों में भी आपको पसीने पसीने कर देगा। इतना ज़बरदस्त है, शरीर को ऊर्जा देने वाला है। शरीर के एक एक सेल तक जब प्राणवायु सही तरह से पहुंचती है, शुद्ध वायु जब पहुंचती है, तो हमारा मस्तिष्क तरोताज़ा होता है, हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है, और इससे हमारा आरोग्यता का हमें लाभ होता है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। आप सबका, जो आपने इतने बड़े ध्यान के साथ, पूरे प्रेम के साथ मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में मैं बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। आपको किसी योगा टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं ये भी नहीं कहता, मेरे से भी बड़े बड़े बहुत योगा टीचर हैं, तो फिर भी जितना मेरे अंदर ज्ञान है वो मैं आपको देने वाला हूँ। मैं योगाचार्य कुलदीप रावत, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।